नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वॉच विद डॉक्टर अजीत सहगल में मैं डॉक्टर अजीत सहगल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम यहां आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जीवन में कभी न कभी लगभग 80% लोगों को इस समस्या से ग्रसित होना पड़ता है, और वो है कमर का दर्द, जिसको हम कहते हैं लो बैक एक। और ये जो संख्या है 80% की, इसमें रिकरेंस भी होते हैं। अगर मान लीजिए कमर का दर्द ठीक भी हो गया तो दोबारा भी होने की गुंजाइश होती है। लेकिन अगर कमर का दर्द हमको शुरू हुआ और लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो गया, कुछ दवाइयाँ आपने ली, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्यूट लो बैक एक है। लेकिन अगर ये परेशानी हफ्तों, महीनों या कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं मुझे बरसों से कमर में दर्द है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्रॉनिक बैक एक है। लेकिन इसी क्रॉनिक बैक एक में कभी कभी जिसको दर्द रहता है वो आगे झुका और उसने कुछ वजन उठाया तो उसका तेज़ी से दर्द होने लगता है। इसको हम कहते हैं एक्यूट ऑन क्रॉनिक बैक एक। तो ये तो परेशानी आती रहती है, कभी जाती भी रहती है, और दवा लेने से भी ठीक होती है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल फिजियोथेरेपी का होता है, एक्सरसाइज का होता है। कमर के दर्द को व्यापार के रूप में देखा जाए तो बहुत से लोग इसको व्यापार में अपनी प्रगति के नाम पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको बेड बेचने वाले मिल जाएंगे कि ऐसा बिस्तर आपको देंगे जिससे कमर का दर्द दूर हो जाए, ऐसा गद्दा आपको देंगे जिस पे आप सोएंगे तो आपको कमर में दर्द नहीं होगा, ऐसी कुर्सी आपको देंगे कि उस पर जब आप लंबे समय तक बैठेंगे तो भी आपके कमर में दर्द नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मैग्नेट लगाइए, चुंबक लगाइए, उससे दर्द नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को बेचने का एक तरीका है। अगर हम कड़े बिस्तर पर सोते हैं, आजकल सभी लोग हार्ड बेड पर सोते हैं, पतला गद्दा लगाते हैं, 4 इंच का मोटा गद्दा लगाते हैं, वो भी वैसा ही काम करता है जितना ये लोग क्लेम करते हैं कि नहीं ये आर्थोपेडिक बेड है और ये आर्थोपेडिक मैट्रेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात ज़रूर ध्यान रखने वाली है, हमको बिनी हुई खाट पे नहीं सोना है। क्यों? क्योंकि बिनी हुई खाट जब ढीली हो जाती है तो वो ऐसे लटक जाती है, और उसमें जब हम सोते हैं तो हमारी शरीर की स्थिति ऐसे हो जाती है कि चारों तरफ की मांसपेशी और हड्डियां लगती है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। इस वजह से उसमें कमर का दर्द ज़्यादा होने की गुंजाइश होती है। तो अगर हम फर्श पे सोते हैं बहुत अच्छा है, एकदम प्लाई वाले पलंग पे सोते हैं, पतला गद्दा लगाते हैं या 4 इंच का गद्दा लगाते हैं, इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कमर दर्द के रोगियों की संख्या इतनी ज़्यादा है और इसके वजह से इतना वर्क लॉस होता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान है, पैसे का भी और समय का भी। क्योंकि आप काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, तो पैसे का भी नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है। बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी अगर हम अंदर से कुंठित हैं, हम परेशान हैं, तो भी वो कमर दर्द के रूप में मालूम पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि ये आदमी मेलिंगर कर रहा है, जैसे अभिनय कर रहा है और ये बना रहा है कि इसको कमर में दर्द है, क्योंकि कमर दर्द को नापने का कोई पैमाना नहीं है कि कितना कमर में दर्द है। अगर किसी ने कहा कि कमर दर्द मुझे हो रहा है तो हो रहा है, और वो छुट्टी लेके बैठ जाता है, ऑफिस में बॉस से वो नाराज़ है, काम नहीं कर पा रहा है और वो छुट्टी लेके बैठ गया, ये भी एक परेशानी हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने बॉस से नाराज़ होते हैं, नहीं काम करना चाहते उनके साथ, उसके वजह से हो सकता है। मैंने देखा है काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्जामिनेशन पीरियड में कमर में दर्द होता है। ये एक तरीके की घबराहट की निशानी है कमर दर्द होना। एक तरीके की मानसिक ऐसी स्थिति होती है कि घबराहट में हम हैं और परेशान हो रहे हैं। और आजकल का ये जो माहौल कोविड का चल रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में ये उभर के सामने आ रहा है। जब हम लोग घंटों घर में बैठ कर के एक ही कुर्सी पर बैठे बैठे काम कर रहे हैं, इसके वजह से कमर का दर्द वालों की संख्या काफ़ी देखने में मिल रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा अलग अलग कारणों के बारे में जिनके वजह से हमको कमर में दर्द हो सकता है। एक साधारण सा बुखार, जिसको हम कहते हैं फीवर हो गया, किसी भी फीवर में कमर में दर्द हो सकता है। अगर हम उम्र के लिहाज से देखना शुरू करें तो उम्र में अगर हम देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसकी उम्र 50 और 60 साल से ज़्यादा है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको कमर के दर्द में हड्डी की वजह से दर्द है या किसी और कारण से भी दर्द हो सकती है। तो चूँकि कमर दर्द का ये विषय इतना व्यापक है कि मैं नहीं समझता कि शायद आज के पूरे एपिसोड में मैं आपको सारी चीज़ों के बताना पाऊँगा। तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि हम लोग इसके बारे में एक और एपिसोड करेंगे जिसमें और विस्तृत रूप में हड्डियों की और परेशानियों के बारे में भी बात करेंगे जिसके वजह से कमर में दर्द हो सकता है। तो आइए मैं बताना चाहता हूँ कि 50 साल 60 साल की उम्र में यदि कोई बुजुर्ग कहता है कि उसके कमर में दर्द हो रहा है, तो हमको ये देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि उसको एओर्टिक एन्यूरिज्म की प्रॉब्लम हो। ये एक ऐसी परेशानी है जो बहुत कम संख्या में देखने को मिलती है, लेकिन मिलती है। इसके वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है और अल्ट्रासाउंड से और सीटी स्कैन से इसकी जांच हो सकती है, तो हम इसको देख सकते हैं। हम लेडीज़ को अगर देखें, लेडीज़ अगर जो है वो प्रेगनेंसी वाली एज में है, मतलब 45 साल के 50 साल के नीचे की लेडी है, तो उसमें कभी कभी जो इंडोमेट्रियम होती है, बच्चेदानी की जो अंदर की वॉल होती है, वो अगर इंडोमेट्रियोसिस हो जाए, उसमें सूजन हो जाए, वो किसी अन्य जगह पर चली जाए, तो उसके वजह से कमर में दर्द हो सकता है। कमर की हड्डियों के बीच में जो ऑर्गन्स होते हैं, वो फीमेल ऑर्गन में अगर सूजन हो जाए, जिसको हम कहते हैं PIVD, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इसमें अगर किसी भी औरत को सूजन हो जाती है, उसके कमर में दर्द हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी है, वो एक्टॉपिक हो गई, बच्चेदानी के बजाय वो किसी और जगह हो रही है। एक्टॉपिक मतलब बच्चेदानी के बजाय किसी और जगह हो जाना, जैसे ट्यूब में हो जाना, जैसे और किसी जगह हो जाना, तो उसको हम कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में भी कमर का दर्द हो सकता है। एक पैंक्रियाटाइटिस होती है बीमारी, जो अक्सर जो है वो शराब पीने वालों में होती है, और कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी पैंक्रियाटाइटिस हो सकती है। तो अगर पैंक्रियाटाइटिस हुई है तो भी कमर में दर्द हो सकता है। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिसको हम कहते हैं पित्त की थैली में स्टोन, पथरी हो जाना, उसके वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है। अगर आपके किडनी में सूजन है, किडनी में इन्फेक्शन है या किडनी में पथरी है, उसके वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी बहुत सी कंडीशन होती हैं जिसमें हड्डी के बजाय भी कमर दर्द लेकर के मरीज आपके पास आ सकता है। तो हमको ये नहीं मानना चाहिए कि हर समय हड्डी की खराबी है और उसके वजह से हो रही है। अब मैंने आपको दिखाया कि ये हमारे जो ये कर्व्स हैं, इसमें हमारे गर्दन जो है, इसमें उभार आगे तरफ होता है, फिर पीठ का जो है वो पीछे की तरफ होता है, और फिर कमर का जो है वो आगे की तरफ झुकाव, ये घुमाव होता है, जिसको हम कहते हैं ये बॉडी के नेचुरल कर्व्स हैं। अगर हम साइड से देखते हैं तो ये बॉडी के नेचुरल कर्व्स हैं। और जब भी हम कभी नेचुरल कर्व के अगेंस्ट काम करते हैं, जैसे अगर आप मोटी तकिया लगाते हैं तो ये आपका कर्व ऐसा झुक जाएगा, आगे की ओर होगा। उससे क्या होगा, हड्डियों में बढ़त हो जाएगी, ऑस्टियोफाइट बन जाएंगे, और क्या होगा, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से परेशान होने लगेगा। उसी तरीके से कमर में अगर हम ज़्यादा आगे झुक के काम करते हैं तो कमर के भी नेचुरल कर्व के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, ऐसे में भी हमको कमर का दर्द हो सकता है। तो हमको ये देखना है कि अगर हमको कमर का दर्द है तो हमको पूरा आगे नहीं झुकना है, हमको कुछ उठाना है तो हम बैठ जाएं, बैठ के उसको लिफ्ट कर लें। और जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं, ये पीछे जो है, इसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, इन सब के बीच में मांसपेशी होती है, यहाँ पर लिगामेंट होते हैं। अगर इनमें किसी में सूजन हो जाए, इसके ऊपर मसल होती है, उसमें किसी में सूजन हो जाए, तो भी लोग कमर के दर्द से परेशान होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हड्डी में ही तकलीफ़ है तभी हमको कमर का दर्द मिल सकता है। पुरुषों में अगर पौरुष ग्रंथि, जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं, उसमें कोई सूजन हो जाए, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो भी कमर का दर्द हो सकता है। और एक बहुत बड़ी परेशानी होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हमारी हड्डियां एकदम कमज़ोर और जालेदार हो जाती हैं। ये स्त्री को भी हो सकती है, पुरुष को भी हो सकती है। स्त्रियों में ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो 45 साल के बाद, जब उनकी माहवारी बंद हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रजोनिवृत्ति हो गई, उसके बाद ऑस्ट्रोजन की कमी से
ये ऑस्टियोपोरोसिस बहुत तेज़ी से इस्टेब्लिश करती है। और मैंने देखा है कि लगभग जब जांच की जाती है तो पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम कहते हैं, ये लगभग 35% तक स्त्रियों में होती है। और इस ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कमर का दर्द होना स्वाभाविक हो जाता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस स्त्रियों में ही नहीं, पुरुषों में भी होती है, लेकिन पुरुषों में उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो, 50 के बाद हो, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। स्त्रियों में ऑस्टियोमलेशिया भी होता है और उसके वजह से भी जो है कमर में दर्द होता है। तो कुछ तो ये कंडीशन हो गई, और किसी भी तरीके के वायरल इन्फेक्शन में मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है। अब जो सबसे कॉमन बात होती है वो कहते हैं कि अक्सर सुना होगा आपने कि साहब मुझको बताया गया कि मेरी डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, मेरे डिस्क में सूजन आ गई है, या कुछ लोग कहते हैं कि मेरा गैप बढ़ गया है, गैप कम हो गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हड्डियाँ हैं, ये हड्डियाँ हैं, ये हड्डियाँ हैं, और ये जो बीच में है इसको हम डिस्क कहते हैं। और इसी में पीछे जो जगह होती है, यहाँ से ये नर्व्स निकलती हैं जो गर्दन से निकल कर के हाथ में जाती हैं और कमर से निकल कर के पैर में जाती है। तो यदि इन नर्व्स पे कहीं भी दबाव होगा तो उसका असर कमर से लेकर के पैर तक हो सकता है। अब देखें आप कि ये फ्री नर्व है, ये एकदम फ्री नर्व है जो पैरों में जाने वाली है। लेकिन अगर इस तरीके से ये डिस्क का प्रोलैप्स हो जाता है, इसको कहते हैं डिस्क का प्रोलैप्स, तो ये यहाँ पे दबाव डालता है और इसका असर पूरे पैर तक होता है। एक बहुत ख़ास बात ये होती है कि ये जो डिस्क होती है इसका ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसका खून का दौरा नहीं होता है, इसके मार्जिन पे सिर्फ जो है वो खून का दौरा होता है। इसलिए जब ये डिस्क में पूरे तरीके से दवा की पहुंच नहीं हो पाती है, इसकी सूजन दवा के वजह से कम नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें खून का दौरा नहीं है। अगर खून का दौरा नहीं है तो हम जो भी दवा खाएंगे वो खून के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचेगी, तो जब यहाँ दवा पहुंचेगी नहीं तो सूजन कम नहीं होती है। उससे क्या होता है कि ये जो दबाव पड़ता है इससे कमर में दर्द, जांघों में दर्द, जांघ के पीछे दर्द, पैरों में झंझनाहट, कभी सुन्नपन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसको हम लोग कभी कभी सियाटिका भी कह देते हैं। लेकिन सियाटिका में और बहुत सी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। सियाटिका एक सिम्टम जैसा प्रेजेंट करता है, सिंड्रोम है जिसमें बहुत सी चीज़ें मिल करके सियाटिका कहा जाता है। और ये जो डिस्क होती है इसमें डिस्क में सूजन हो जाती है। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि पहले आपको सिकाई कराना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, कुछ दवाएं लेनी पड़ती है जिससे अंदर की सूजन कुछ कम हो जाए, मांसपेशियों की अकड़न कम हो जाए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है जब मसल स्पाज्म होता है। आप अक्सर महसूस करते हैं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जब मैं सो करके उठता मेरी कमर अकड़ी रहती है, लगता है मैं एकदम सीधा हो गया हूँ, मैं आगे नहीं झुक सकता। ये मसल स्पाज्म की वजह से होता है। तो मसल स्पाज्म के लिए दवा दी जाती है। मसल स्पाज्म जब कम हो जाता है तो आदमी का मूवमेंट ईजी हो जाता है, और फिर एक्सरसाइज के माध्यम से धीरे धीरे पीठ की, कमर की मांसपेशियों की मजबूती की जाती है, जिसको हम कहते हैं मसल स्ट्रेंथनिंग। और जब तक मसल स्ट्रेंथनिंग की जाती है उस बीच में हमको कभी कभी कमर में पेटी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये पेटी हमेशा नहीं लगाते, इसलिए कि हमेशा अगर पेटी लगाएंगे तो हमारी मसल मजबूत नहीं होंगी, वैसे ही रह जाएंगी। तो जब मजबूती आ जाए, मांसपेशियां मजबूत हो जाए, तो ये पेटी को हटा देना चाहिए, आगे नहीं झुकना चाहिए। तो बहुत से लोगों में इसमें रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर ये नर्व्स पे दबाव पड़ गया है तो एक नया जो तरीका आजकल इस्तेमाल हो रहा है उसको कहते हैं ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन। ये ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन जहाँ से नर्व निकलती है वहीं पे लगाया जाता है, सुन्न करके लगाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में सी आर्म की मदद से देख करके उस जगह पर लगाया जाता है जो जगह यहाँ होती है, और जहाँ यहाँ पे ही इंजेक्शन लगाने के वजह से आसपास की सूजन कम हो जाती है। क्योंकि जब डिस्क में सूजन होती है तो उससे केमिकल रिलीज़ होते हैं, वो केमिकल नर्व को इरिटेट करते हैं, मांसपेशी को इरिटेट करते हैं, स्पाज्म हो जाता है, नर्व इरिटेट होती है, नीचे तक दर्द होता है। तो जब यहाँ इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो आसपास की सूजन कम हो जाती है, जो टाइटनेस है वो कम हो जाती है, और जो दबाव होता है नर्व के ऊपर वो कम हो जाता है। तो ये एक नया तरीका है जो
सभी लोग इसको चूँकि नहीं लगा पाते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही कारगर तरीका है जिसको हम ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन कहते हैं। और अगर इस इंजेक्शन के लगाने के बाद भी परेशानी बनी होती है तो आजकल छोटे छिद्र के माध्यम से ये जो सूजन हुई डिस्क है इसको निकाल लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक सर्जरी। ये सुन्न करके किया जाता है, सिर्फ एक टाँका उसमें लगता है और व्यक्ति को आराम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अगले दिन से अपना काम करता है। जैसे ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन लगाने के लिए भी सुन्न करके लगाया जाता है और इंजेक्शन लगाने के बाद आउटडोर प्रोसीजर के जैसा मरीज आता है और 1-1.5 घंटे के बाद अपने से जाता है, कोई भी परेशानी नहीं होती और बहुत आराम मिलता है। तो इसके बाद भी अगर परेशानी बनी रहती है तो खोल करके ऑपरेशन करके पूरी डिस्क निकाली जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है वो डिस्क की ही होती है। और डिस्क में मैंने आपको बताया कि किसी भी अगर हमको छत पर चढ़ना है तो हम सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ेंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि हम कूद करके छत पर चढ़ जाएं। तो उसका यही तरीका है कि अगर हमको लगता है कि डिस्क की सूजन है तो पहले हमको दवा करनी होगी, फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करेंगे, बेल्ट लगाएंगे, दवा खाएंगे, उससे आराम नहीं होता है फिर हम ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन लगाएंगे, उससे भी आराम नहीं होता है हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करेंगे, अगर उससे भी आराम नहीं होता है तो हमको ओपन सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये डिस्क का पूरा प्रॉपर इलाज का तरीका हुआ है और इससे लगभग सभी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कमर दर्द के बारे में, बहुत सी बातें हैं। फिर बात करूंगा अगले चैनल पे इसी पे आपके साथ। और नमस्कार, धन्यवाद।